हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। आज हम 12th क्लास का अपना एक चैप्टर पूरा करने वाले हैं जो कि आपका है इकोसिस्टम। इकोलॉजी से मैंने कहा था आपको 12th क्लास शुरू करेंगे, तो हम यहीं से शुरू करने वाले हैं। इसके बाद आपको इकोलॉजी के ही बाकी के बचे हुए 3 चैप्टर मिलेंगे। यहाँ आज हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में इकोसिस्टम को पूरा कर लें, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर एक ही बार में कवर हो जाए। और साथ ही साथ आप देखते चलना कि जो क्वेश्चंस पेपर में आएंगे वो यहीं से आएंगे, एनसीईआरटी से ही आएंगे। बार बार आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि पेपर में क्या आने वाला है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं वीडियो को शुरू। तो ये यहाँ से शुरू है चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम, ठीक है ना। पहला लाइन है यहाँ पर कि एक इकोसिस्टम जो होता है वो एक फंक्शनल यूनिट होता है नेचर की। पहला सवाल आपका यहाँ से पूछा जा सकता है कि नेचर की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इकोसिस्टम है जहाँ पर आपके बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनके चारों तरफ का जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है उसके साथ इंटरेक्ट करते होते हैं। दैट इज़ द इकोसिस्टम। फिर लिखा है इकोसिस्टम जो है बहुत साइज़ के होते हैं, छोटे बड़े, लार्ज फॉरेस्ट, सी के इस तरह के बड़े बड़े होते हैं। इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। बड़ा सा जो है पूरा जो एंटायर बायोस्फीयर है उसको आप एक ग्लोबल इकोसिस्टम मान सकते हो, यहाँ से नहीं आएगा कुछ भी। फिर आप नेक्स्ट आओगे तो भाई ये 2 तरह के इकोसिस्टम होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक एक्वाटिक होते हैं। टेरेस्ट्रियल के एग्जाम्पल यहाँ से आपको याद करने हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट और सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुरी, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं इकोसिस्टम के, एक्वाटिक के। ध्यान रखना इसमें एस्चुरी जो है वो आपका वो जगह होती है जो ट्रांजिशन जोन होता है। जैसे नदी जो है वो आपके समुद्र में गिर रही होती है, तो जो एरिया होता है ये वाला, दैट इज ए ट्रांजिशन जोन, जहाँ पर आपकी ना तो नदी वाले ऑर्गेनिज्म होते ना समुद्र वाले ऑर्गेनिज्म होते, वो बीच का एरिया होता है, उसे कहते हैं एस्चुरी। तो वो भी एक तरह का अलग इकोसिस्टम होता है क्योंकि वहाँ पर पाए जाने वाले जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग होते हैं। नेक्स्ट है आपका मैन मेड इकोसिस्टम के एग्जाम्पल। तो उसमें आपका एक क्रॉप फील्ड आएगा, दूसरा आपका आएगा एक्वेरियम। ये दोनों ध्यान रखना, एग्जाम्पल यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगले पेज पर आते हैं। यहाँ पर आपको जो है पहले पैराग्राफ से कुछ नहीं पूछा जाएगा। दूसरे पैराग्राफ में आप आओगे, यहाँ लिखा है कि इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन द फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। आइडेंटिफिकेशन, एन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव इट्स स्पीसीज कॉम्पोजिशन। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना इस लाइन को एक बार के। आइडेंटिफिकेशन और एन्यूमरेशन जो है प्लांट और एनिमल स्पीसीज का किसी भी इकोसिस्टम का, वो उसकी कंपोजिशन को बताता होता है। फिर यहाँ से ये सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है, पूछेंगे आपका स्ट्रैटिफिकेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है। ध्यान रखना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। इसे आप क्या कहते हो, स्ट्रैटिफिकेशन कहते हो। मीन्स टू से दैट, इसका मतलब ये होता है कि आपके जैसे मान लो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये पूछा जाएगा कि स्ट्रैटिफिकेशन का बढ़िया एग्जांपल क्या होता है, तो आप ध्यान रखोगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बड़े ट्री, उसके बाद छोटे, उसके बाद छोटे, उसके बाद छोटे ग्रासेस, इस तरह से आपको हर एक लेवल पर अलग अलग प्लांट देखने को मिल जाएंगे। इसी को आप स्ट्रैटिफिकेशन कहते हो। जैसे कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक वर्ड है, वो भी इसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि भाई ये बताया कि ट्री जो है सबसे टॉप लेवल को लेते हैं, फिर उसके नीचे श्रब, सेकंड एंड हर्ब्स, ग्रासेस ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर्स। फिर आगे इसके बाद लिखा है कि भाई इकोसिस्टम में 4 चीज़ें आपको देखने को मिलती होती हैं, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। कोई भी इकोसिस्टम हो उसमें 4 चीज़ें तो होंगी। प्रोडक्टिविटी होगी, डिकम्पोजिशन होगा, एनर्जी फ्लो होगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होगी। फिर यहाँ से सवाल आता है कि भाई पॉन्ड का एग्जाम्पल लिया है, तो पहला सवाल यही बनेगा कि पॉन्ड का जो एग्जाम्पल है, यानी पॉन्ड का जो इकोसिस्टम है वो आपका एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है, ठीक है ना। एंड रैदर एग्जाम्पल दैट एक्सप्लेन इवन द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब पॉन्ड इज ए शैलो वाटर बॉडी, ये भी ध्यान रखना। पॉन्ड एक शैलो वाटर बॉडी होता है इन विच ऑल द अबव मेंशन्ड 4 बेसिक कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। तो मतलब चारों चीज़ें जो है उसमें पाई जाएंगी। प्रोडक्टिविटी मिलेगी, आपका जो है डिकम्पोजिशन मिलेगा, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, चारों चीज़ें मिल जाएंगी। फिर लिखा है कि इन विच ऑल द अबव मेंशन्ड 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर वेल एग्जिबिटेड। नेक्स्ट है द एबायोटिक कंपोनेंट इज अ वाटर with all the dissolved inorganic organic substances, the rich soil deposit in the bottom of the pond, the solar input, the cycle of the temperature, day length and other climatic condition that regulate the rate of the function pond। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कौन जो है रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड को रेगुलेट करते होते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा आपको। सोलर इनपुट 1, साइकिल ऑफ टेम्परेचर 2, डे लेंथ और अदर क्लाइमेटिक कंडीशन, इससे आपका क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट है द ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट इंक्लूड द फाइटोप्लैंक्टन होंगे, वहाँ पर आपके जो प्रोड्यूसर्स होंगे।
और फिर आपके होंगे एल्गी होंगे, ये भी प्रोड्यूसर होंगे, फ्लोटिंग प्लांट, सबमर्ज प्लांट, मार्जिनल प्लांट, ये सब होंगे जो कि वहाँ प्रोड्यूसर की तरह काम करेंगे। फिर लिखा है द कंज्यूमर आर फॉर्म्स, द डिकम्पोजर्स आर द फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। तो ध्यान रखना पॉन्ड की बॉटम ज़्यादा गहरी तो होती नहीं है, वहाँ जो बॉटम वाला एरिया होगा वहाँ पर आपको कुछ फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लैजिलेट्स जो होंगे ये डिकम्पोजर की तरह मिलेंगे। ये यहाँ से याद करना है आपको कि वहाँ पर पॉन्ड के इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स कौन होते हैं। This system perform all the function of an ecosystem and the biosphere as a whole, that is conversion of inorganic into organic material with the help of radiant energy of the sun by the autotrophs, consumption of the autotroph by heterotroph, decomposition mineralization of the dead matter to release them back for reuse by the autotrophs। तो ये कह रहे हैं कि भाई नीचे जो है आपके डिकम्पोजर होंगे, डिकम्पोजिशन चलेगा, फिर वहाँ पर मिनरल्स निकलेंगे, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होगी, तो ऊपर जो चीज़ें हैं प्लांट हैं उनको वापस से न्यूट्रिएंट मिलते रहेंगे। सोलर इनपुट लगातार बना रहता है उसके अंदर, तो ये मेन पॉइंट तो ये है कि भाई सोलर इनपुट बना रहता है, तो इसलिए आपका जो है वो एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है। लाइट है, वाटर है, गैसेस हैं, सब कुछ है, ऑक्सीजन है, तो वहाँ सब चीज़ पाई जाती है। नेक्स्ट लिखा है कि देयर इज़ एन यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी। ध्यान रखना कैसा भी इकोसिस्टम हो, किसी भी जगह का हो, तो उसमें आपका एनर्जी का जो फ्लो होता है वो आपका यूनिडायरेक्शनली होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टूवर्ड द हायर ट्रॉपिक लेवल टू द डिसिपेशन एंड लॉस हीट ऑफ द एनवायरनमेंट। ये भी ध्यान रखना कि जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, वो आप आगे भी पढ़ोगे कि एनर्जी ट्रांसफ़र जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे पर जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर आपका हीट की फॉर्म में एनर्जी निकलती होती है, ट्रांसफ़र के दौरान निकलती है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रोडक्टिविटी। यहाँ से आपका सवाल आएगा ये वाला कि प्रोडक्शन जो है, प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो अमाउंट ऑफ बायोमास है, और अगर आपको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूछा गया तो वो रेट ऑफ प्रोडक्शन है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अमाउंट पूछा तो प्राइमरी प्रोडक्शन कहा जाएगा, और अगर रेट पूछा जाए तो प्रोडक्टिविटी कहा जाएगा। तो अमाउंट को आप जो है अमाउंट ऑफ बायोमास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया, ये तो आपका होगा प्राइमरी प्रोडक्शन। इसको आप वेट ग्राम इनवर्स 2 और एनर्जी कैलोरी मीटर इनवर्स 2 में नापोगे, और रेट जो है वो आपका प्रोडक्टिविटी कहलाता है, दैट इज ग्राम इनवर्स 2 ये इनवर्स, और इसकी जो यूनिट है वो ये है। यहाँ से आपको इन दोनों की यूनिट पता होनी चाहिए। फिर लिखा है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू दो तरह की, देखो जीपीपी और एनपीपी होता है। जीपीपी मतलब जो टोटल कमाई होती है, टोटल प्लांट ने बनाया होता है, दैट इज जीपीपी, और उसमें से आप रेस्पायरेशन को माइनस कर दोगे तो वो आपका बचता है एनपीपी। यानी सीधी बात है, जो आपके हर्बीवोर्स होंगे उनको एनपीपी मिलेगा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो आपका रेस्पायरेशन खर्चा करेंगे, और जीपीपी में से माइनस आर करके बचेगा एनपीपी। एनपीपी को दिया जाएगा नेक्स्ट लेवल पर, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर, जो आपके हर्बीवोर्स होते हैं उनको। तो यहाँ लिखा है कि भाई ग्रोस GPP of an ecosystem is the rate of production of organic matter during the photosynthesis. A considerable amount of GPP is utilized by the plant, that is in respiration। तो भाई प्लांट का तो रेस्पिरेशन रेट भी बहुत कम होता है, तो वहाँ रेस्पिरेशन बहुत कम होता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस कर दोगे तो आपके पास एनपीपी आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला है, इससे कई बार सवाल आ जाते हैं, इसको आप याद रखना। एनपीपी क्या होती है? एनपीपी इज़ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो आपके प्लांट को चाहिए होती है, जो आपके जो है अपना हर्बीवोर को मिलती होती है। जैसे कि एक बकरी जो है वो प्लांट खा रही है तो उसको एनपीपी मिल रहा होगा, उसमें से भी बहुत सारा जो है वो कुछ डिकम्पोजिशन में नीचे गिर जाता है, कुछ हीट लॉस में ख़त्म हो जाता है। फिर लिखा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ द हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप में यानी कि डिकम्पोजर और हर्बीवोर, यानी भाई कुछ प्लांट है, अगर प्लांट को खाया जा रहा है तो कुछ प्लांट के पत्ते वत्ते ज़मीन पर भी गिरेंगे, वो डिकम्पोजिशन में जाएंगे, और जो आपके अगले लेवल पर जाएंगे वो हर्बीवोर्स को मिलेंगे। फिर हर्बीवोर उसमें से जो खाएगा अपना खर्चा करेगा, फिर जो बचाएगा वो होगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये ध्यान रखना, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर है, जो कि कंज्यूमर्स के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन ए वेराइटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। यहाँ से सवाल बन सकता है, ध्यान रखना, ये डिपेंड्स ऑन को आप मार्क कर लोगे, और यहाँ पर देखोगे कि भाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। एक तो उस स्पीसीज़ पर डिपेंड करती है जो वहाँ होता है, दूसरा है वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करती है, अवेलेबल न्यूट्रिएंट पर डिपेंड करती है, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से क्वेश्चन बन सकता है कि ऑप्शन में हो सकता है किस किस पर डिपेंड करती है, किस पर नहीं डिपेंड करती है, ऐसा स्टेटमेंट भी हो सकता है। देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो याद करनी है आपको। एनुअल नेट एनपीपी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो 170 बिलियन टन है आपकी। इसमें से कह रहे कि भाई ओशियन जो है वो अकेले जो है उनकी 55 टन है, तो लैंड पर कितनी होगी तो वो माइनस कर लोगे, 115 टन इतनी लैंड की है, तो लैंड की थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है।
और जो है ओशियन में भी जो है आपकी लो है, तो भाई क्योंकि ओशियन में लाइट जो है वो सरफेस तक ही रहती है, ऊपर तक ही, नीचे बॉटम पे जाएगा तो 500 मीटर के बाद फिर प्रोडक्टिविटी रहती नहीं है, इसलिए कम होती है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। तो ये यहाँ से कुछ सवाल नहीं आएगा। डिकम्पोजिशन क्या होता है भाई? ये होता है कि आप ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में उसे तोड़ रहे होता है, डिकम्पोजिशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन तो नीट में आएगी नहीं। फिर आप आगे जाओगे, यहाँ से पूछा जाएगा डेट्राइटस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए सारा कुछ सामान, पत्ते वत्ते, फूल वूल जो ज़मीन पर पड़ा होता है, फीकल मैटर मिला जुला करके सारा कुछ होता है डेट्राइटस। उसको फिर तोड़ा जाता है, उसी पर काम होता है। जो डेट्रीवोर्स होते हैं वो उस पर काम करते हैं। तो यहाँ से एग्जाम्पल लर्न करना है। डेट्रीवोर का एक दिया है तो आप एक ही याद करना, अर्थवर्म याद करना। आप केवल क्या याद करोगे? अर्थवर्म याद कर लेना। फिर लिखा है ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल, छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं डेट्रीवोर्स। फिर उसके बाद उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फिर लीचिंग होती है। लीचिंग में ये होता है कि जो वाटर सॉल्युबल आपके सब्सटेंस होते हैं वो आपके पानी के साथ घुल करके चले जाते हैं और वो किसी को भी अवेलेबल नहीं होते। तो अवेलेबिलिटी जिनकी नहीं है वो लीचिंग होके चले गए हैं। उसके बाद आपका क्या होता है कि बैक्टीरियल और कुछ फंगल इंजाइम होते हैं जो कि डेट्राइटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, दैट इज कैटाबोलिज्म। नीचे लिखा है कि भाई ऐसा है कि तीनों चीज़ें जो हैं वो ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक चलेगी, वो लगातार कोई भी कुछ भी चल रहा होता है। इन तीनों में से प्रोसेस कोई भी चल रहा होता है, मतलब ऐसा नहीं कि साइमल्टेनियसली सब चल रहा होता है, ऐसा नहीं इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद है ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन जो है वो डिकम्पोजिशन के दौरान सॉयल में होगा, ये ध्यान रखना। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन में जो है डार्क कलर का अमोर्फस जो सब्सटेंस है वो एक्युमुलेट हो जाता है, दैट इज ह्यूमस। तो यहाँ से ह्यूमस की प्रॉपर्टी का सवाल आया करता है कि भाई ह्यूमस जो है वो हाईली रेजिस्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछते हैं उस पर माइक्रोबियल एक्शन नहीं होता, ये ऑप्शन में होता है। उसमें आप ध्यान रखोगे एक्सट्रीमली स्लो रेट पर डिकम्पोजिशन होता है, उसका ये भी सवाल है। कोलोइडल नेचर का होता है, ये भी सवाल बनेगा, ये ध्यान रखना। ये कुछ क्वेश्चन ह्यूमस के बन जाते हैं। फिर लिखा है ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अकरिंग बाय द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। तो ह्यूमस में से धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स आपके निकलते रहते हैं। आगे लिखा है कि भाई जो आपका डिकम्पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, तो उसमें एरोबिक प्रोसेस है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। फिर यहाँ पर एक सवाल है कि भाई कुछ जो फैक्टर्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं डिकम्पोजिशन के रेट को। जैसे कि ये कह रहे हैं कि भाई अगर मान लो आपका डेट्राइटस जो है वो लिग्निन और काइटिन रिच है तो वो स्लोवर होगा, ये क्वेश्चन पूछेंगे। फिर यहाँ से पूछेंगे कि अगर उसमें आपके शुगर कंटेनिंग सब्सटेंसेस और नाइट्रोजन कंटेनिंग वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है तो उसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो तेज होगा। तो ये सवाल यहाँ से बन जाता है, स्लो और हाई वाला। इसके बाद लिखा है कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो रेगुलेट करते हैं, दे आर टेम्परेचर और सोयल मॉइस्चर हैं, दो चीज़ें हैं ये डिकम्पोजिशन को कंट्रोल करते हैं। ये भी सवाल यहाँ से बनता ही है। फिर उसके बाद ये लिखा है वार्म मॉइस्ट इन्वायरमेंट, ये भी फेवर करता है डिकम्पोजिशन को, ये भी ध्यान रखना। और आपका लो टेम्परेचर अगर होता है और एनारोबिक कंडीशन होती हैं तो ये उसको इनिबिट करते होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, तो सीधी बात है भाई, तो ये तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही चलेगा। नेक्स्ट है आपका एनर्जी फ्लो। तो यहाँ से कुछ सवाल बन जाते हैं। देखो यार, एनर्जी का जो सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पृथ्वी पर जो एनर्जी देता है वो केवल सन है। हर तरह के इकोसिस्टम में सन से एनर्जी मिलती होती है, ये आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि भाई आपका सोलर ISR है ना, ये ISR है, ये इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जो है वो आपका 50% जो है उसका फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होता है। उसका टोटल का 50% जो है वो पार होता है। तो पार जो है वो प्लांट को मिलता है, उसमें से पार जो है 2 से 10% जो है वो लेते हैं पार का। अगर आपको ये ISR का पूछा गया तो भाई आधा कर लेना, 1 से 5%, मतलब इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का तो 1 से 5% लेते हैं और बाकी 2 से 10 लेते हैं पार का प्लांट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई कि भाई सोलर एनर्जी जो है प्लांट जो कैप्चर करते हैं वो जो है सभी ऑर्गेनिज्म को वही मिलती है, क्योंकि प्लांट से आगे जाता है सब कुछ। तो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ आप देखोगे यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है, इससे कोई सवाल नहीं बनेगा। फिर लिखा है फर्दर इकोसिस्टम, ये लाइन स्टेटमेंट के फॉर्म में पेपर में लिखी हुई आती है यहाँ से ना, कि इकोसिस्टम भी जो है वो थर्मोडायनेमिक्स से बचा नहीं है सेकंड लॉ से। सेकंड लॉ मतलब लॉस एंट्रोपी वाला लॉ है, तो उसमें सेकंड लॉ में लॉस ऑफ हीट है। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप देख रहे हो तो मतलब अगर आप देख रहे हो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो वहाँ हर लेवल पर आपका एनर्जी लॉस हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है। तो ऐसे में आपको वहाँ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिएगी, ठीक है ना। तो सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर टू काउंटरैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग डिसऑर्डरनेस, यानी एंट्रोपी बढ़ने की जो यूनिवर्सल टेंडेंसी है उसमें आप देखोगे उसमें उसको काउंटरैक्ट करने के लिए अगर आप सिस्टम लागू मतलब कंटिन्यू चलाना चाहते हो तो उसमें आपको लगातार एनर्जी डालनी पड़ेगी जो कि आपकी सन से आती होती है, ठीक है।
फिर लिखा है कि द ग्रीन प्लांट इकोसिस्टम जो है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर के बाद आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ये सब आता है। ये कह रहे भी टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है वहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ प्रोड्यूसर जो है वो आपके हर्बेशियस वुडी प्लांट हैं। इस तरह एक्वेटिक में आप जाओगे तो वहाँ फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, एल्गी, हायर प्लांट, डायटम्स, वो डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना वगैरह जो होते हैं तो वो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स में आएंगे और वो आपके वहाँ पर प्रोड्यूसर होते हैं। एंड यू हैव रीड अबाउट द फूड चेन एंड वेब दैट एग्जिस्ट इन नेचर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट और प्रोड्यूसर। फूड चेन और रेदर webs are formed such that animal feed on the plant to another animal and in turn in food for another. The chain or web is formed because of this interdependency. नो एनर्जी दैट इज ट्रैप। करे भी एनर्जी ऐसा नहीं है कि भाई जो है एक आदमी ट्रैप कर लेगा उसमें हमेशा के लिए रहेगी, एनर्जी आगे देनी पड़ेगी। अगर किसी भी जो ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो डेथ होने के बाद वहाँ से डेट्राइटस फूड चेन शुरू हो जाएगी। डेड होने के बाद भाई बंदा जो ज़मीन पे आएगा वहाँ से फिर आपकी डेट्राइटस फूड चेन शुरू होगी। ऐसा भी हो सकता है डेट्राइटस फूड चेन जा करके ग्राजिंग फूड चेन में जुड़ जाए बीच में, ये तो हो सकता है क्योंकि फूड वेब होता है, एक्चुअल में कभी फूड चेन चलती नहीं है। ये तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है फूड चेन वाला जो कि मतलब इकोसिस्टम में लागू नहीं होता, तो ये ध्यान रखना। ये यहाँ पे इन्होंने पॉइंट लिखा भी है कि भाई डेथ होती है तो डेट्राइटस फूड चेन चलेगी और वैसे ग्राजिंग फूड चेन चल रही थी। तो लिखा है ऑल एनिमल डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड एंड दे आर हैंस और कंज्यूमर उन्हें कहते हैं जो डिपेंड करते होते हैं, वो सब हेटरोट्रॉप होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो प्रोड्यूसर जो है वो प्लांट है, वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर उन पर डिपेंड होते हैं, तो एनिमल उन्हें खाते हैं, वो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। तो फिर लिखा है लाइक वाइज यू कुड हैव टर्शरी कंज्यूमर टू, मतलब ये चेन जो है पहले प्रोड्यूसर ट्रॉपिक लेवल 1 पर आते हैं, फिर हर्बीवोर ट्रॉपिक लेवल 2 पर आते हैं, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर जो हैं जो कि कार्निवोर्स होंगे वो आपके T3 पर आएंगे, उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर T4 पर आएंगे। इस तरह से होता है। ज़्यादा लंबी फूड चेन चलती नहीं है क्योंकि एनर्जी जो है आपको पता है हर एक लेवल पर एनर्जी जो है वो घटती जाती है, तो इतनी लंबी फूड चेन आपकी चलेगी नहीं। 4 हद की हद 5, ठीक है, ज़्यादा बस, उसके बाद एनर्जी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर लिखा ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर विल बी हर्बीवोर, तो ये ध्यान रखना स्टेटमेंट बन के पेपर में आता है कि भाई हर्बीवोर आर प्राइमरी कंज्यूमर, तो आपको इसको सही करना होता है। सम कॉमन हर्बीवोर आर इंसेक्ट, बर्ड, मैमल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। यहाँ से ये सवाल आ जाता है बच्चों को, होता नहीं है जो, ध्यान रखना। मोलस्का जो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आपके कंज्यूमर में आते हैं। मतलब ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल, ये पेपर में आएगा ही, बस आता ही है, इसे मार्क कर लेना। फिर लिखा है कि यहाँ पे दिखाया भी गया है कि भाई आपके देखो चेन ऐसी होती है, तो ये T1 होता है, ये T2 होता है, ये आपका T3 होता है, ट्रॉपिक लेवल 1 2 3 इस तरह से आगे भी एंड सो ऑन। ग्रासेस आपके प्रोड्यूसर हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है गोट जो है प्राइमरी कंज्यूमर है। ध्यान रखना इसको इनसे जो मिली है वो NPP मिली है, इससे इनको जो मिलेगी वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा समझ लो। तो ये है। फिर इसके बाद आपको ऐसी बातें लिखी हुई आएंगी कि भाई जो हर्बीवोर होते हैं दे आर प्राइमरी कंज्यूमर, तो आपको स्टेटमेंट भी सही करना होगा, ठीक है ना। तो मैन लिखा है, मैन का एक बात बता दूं, मैन के कुछ पता नहीं है, मैन हर जगह आ सकता है। भाई बंदा गाजर खा रहा है, एक छोटा सा खड़ा हुआ बच्चा तो गाजर खा रहा है तो वहाँ T2 पे आएगा, और अगर भाई मान लो वो कुछ मुर्गा खा रहा है तो वो T3 पर आएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है भी कहाँ पर आएगा, मैन हर जगह आ जाता है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। वैसे तो एक्चुअल में आप किसी भी फूड चेन में किसी के भी स्थान को जो है वो हमेशा के लिए स्थायी नहीं कर सकते कि भाई यहीं रहो, ऐसा नहीं है। फूड चेन एक मतलब ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जिसमें कि मतलब ठीक है काल्पनिक सा है, बाकी फूड वेब जो है वो एक्चुअल चीज़ है। फिर लिखा है आगे कि भाई डेट्राइटस फूड चेन जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है। बिल्कुल सही बात है, ये सबको पता है। इट इज़ मेड अप द डिकम्पोजर विच आर द हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया, तो ये भी ध्यान रखना कि भाई यहाँ पर जो है हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं। दे मीट द एनर्जी ऑफ न्यूट्रिशनल इक्वायरमेंट बाय द डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर डेट्राइटस, दीज आर ऑल्सो नोन एज सेप्रोट्रॉप, इन्हें आप कहते हो। एंड डिकम्पोजर सिक्रिएट डाइजेस्टिव इंजाइम बनाते हैं, फिर वो इंजाइम बाहर आते हैं जो उस मेटेरियल के ऊपर काम करते हैं, फिर वो डिग्रेड होता है, फिर वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन ये लोग कर रहे हैं। मतलब ये पहले जो है इंजाइम बनाते हैं, फिर इंजाइम बना करके इनके अंदर से जो इंजाइम निकलते हैं वो डाइजेशन करते हैं, फिर वो डाइजेस्टेड जो सामान है उसको एब्जॉर्ब करते होते हैं। तो ये एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं, ऐसा सवाल कहीं कहीं आ जाता है, ध्यान रखना। इस वर्ड से पूछते हैं एब्जॉर्प्टिव, इससे, ठीक है, ध्यान रखना। फिर ये बहुत अच्छा सवाल है, 2 लाइनें यहाँ पर लिखी हुई, इनसे क्वेश्चन हमेशा से ही आते रहे, तो ध्यान रखना बच्चों का गलत हो जाता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम अगर होगा तो वहाँ GFC जो है वो मेजर कॉन्डिट होगा, मेजर चैनल होगा, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप जाओगे तो वहाँ आपका DFC जो है वो मेजर कैंडिडेट होगा। बच्चों को लगता है कि टेरेस्ट्रियल में ग्राजिंग फूड चेन होगी,
लेकिन ध्यान रखना पानी में जो है वो आपकी ग्रेजिंग जो है क्या बोलते हैं ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी में डेट्राइटस वाली चलने में दिक्कत है, क्योंकि पानी में बॉटम पे जाओगे तो वहाँ डीएफसी चलेगी भाई कहीं बॉटम पे जाके, तो ऐसा संभव कम होता है, कम कम काम होता है वहाँ पे, ऐसा नहीं होता नहीं है। लेकिन यहाँ तो भाई टेरेस्ट्रियल पे तो डीएफसी चलना आसान है, फटाफट डिकम्पोजिशन होगा, ज़मीन नीचे है ही अपना फटाफट से चल जाएगी। फिर लिखा है कि डेट्राइटस फूड चेन में भी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन, तो आपस में जुड़ सकती हैं, ऐसा नहीं है जुड़ेंगी नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो डीएफसी के जीएफसी से मिल जाते हैं, तो ये भी बात है। ये कि फिर यहाँ इन्होंने बताया कि भाई एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है वो फूड वेब है, फूड चेन नहीं है, ऐसा कोई सवाल यहाँ से आएगा नहीं। फिर यहाँ ट्रॉपिक लेवल कह रहे हैं कि भाई ट्रॉपिक लेवल होते हैं, तो ये ट्रॉपिक लेवल कुछ नहीं होता, बस ये फूड लेवल है। तो ये कौन से फूड लेवल पर कौन है वो ट्रॉपिक लेवल है, ये यहाँ से आपको याद कर लेना, इसको पूरे को लर्न करना है। इसमें से आएगा भी, मतलब इसमें से मुझे तो लगता है वोल्फ का आ सकता है कि वोल्फ कौन से ट्रॉपिक लेवल पर बताया गया है, ऐसे पूछ लेंगे, तो एक बार थोड़ा सा देख लेना ऐसे ही कि कौन सा कहाँ पर है। फिर यहाँ है कि भाई द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज नोट दैट द अमाउंट ऑफ द एनर्जी डिक्रीज एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। तो ये सबको पता है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी की मात्रा जो है वो कम होती जाती है। जब एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो मरने के बाद डेड हो जाता है, डेड जो है वो डिकम्पोजर को मिलता है। ऑर्गेनिज्म जो है हर एक ट्रॉपिक लेवल पर डिपेंड करता है, जो अगले ट्रॉपिक लेवल पर है तो वो अपने से पिछले वाले ट्रॉपिक लेवल पर डिपेंड करता होता है एनर्जी के लिए। तो यही है, T2 T1 से लेगा और T3 T2 से लेगा, सिंपल है। उसके बाद यहाँ से एक सवाल आता है पेपर में, पूछते हैं स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है। तो एक पर यूनिट टाइम में पर मतलब एक एरिया में, यूनिट एरिया में कहीं पे जितना भी बायोमास होता है दैट इज़ द स्टैंडिंग क्रॉप। तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, अगले चैप्टर में स्टैंडिंग स्टेट एक वर्ड आएगा, उसमें इसमें फ़र्क है, तो ध्यान रखना। ईच ट्रॉपिक लेवल हैज ए सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोमास। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, है ना, इंपॉर्टेंट है ये बात, खूब इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में ना। और द नंबर इन यूनिट एरिया। तो द बायोमास ऑफ स्पीसीज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। तो एक्चुअल में जो है ड्राई वेट जो है वो सही होता है, क्योंकि पानी है, पानी का क्या ही है। द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लो 10% लो। तो ये 10th क्लास में था, लिंडेमैन लो है ये, इसको आप वो कहते हैं 10% लो। इसमें ये होता है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पर आगे जो जाता है वो 10% जाता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कितना एनर्जी जो है वो T4 तक जाएगी। T4 तक, T5 तक बहुत कम पहुंचती है, इसलिए जो आपका लॉयन वगैरह हैं वो आगे आते हैं ना, मतलब लास्ट में ही होते हैं, तो वहाँ एनर्जी जो है आपकी ज़्यादा नहीं बचती, इसलिए वो संख्या में भी कम पाए जाते हैं जो T4 पर होते हैं। तो ये लिखा है कि भाई प्रोड्यूसर हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर इन द ग्रेजिंग फूड चेन, ये होता है। तो भाई ये इस लेवल तक है, मतलब यहाँ तक ही पहुँचेगी, इसके बाद तो जाएगी नहीं। यहाँ फोटो में दिखाया है कि भाई हर एक लेवल पर हीट का लॉस हो रहा है, तो इससे कुछ ज़्यादा समझना जैसी बात है नहीं। इसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड है, इसमें से एक बात तो आप यहाँ लिख लो, ऐसे याद कर लेना। चार्ल्स एल्टन जो थे, उन्होंने कुछ चार्ल्स थे, वे चार्ल्स ही होंगे, चार्ल्स एल्टन थे, मे बी एल्टोनियन पिरामिड उन्होंने बताए थे, तो इनको एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। इसमें आपको सवाल ध्यान रखना है, कभी भी आप जब पिरामिड बनाओ तो आप ऐसे पहले पिरामिड बना के ना बैठ जाना, तो ये आपका सवाल ही गलत हो जाएगा। पहले आप एक फूड चेन बनाओगे नीचे से ऊपर की तरफ को इस तरह से, फिर आपको जो भी पूछा होगा उसके हिसाब से आप चौड़ा इधर या नीचे चौड़ा लेना हो आपको, ये लोगे, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, गलत हो जाता है। इन्होंने यहाँ लिख के भी बताया है कि भाई जो है बेस ऑफ द पिरामिड जो है ब्रॉड होता है और नैरो होता है ऊपर की तरफ को, तो ये तो ठीक बात है, लेकिन कभी कभी वो उल्टा भी होता है। उसके लिए आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द नंबर बायोमास एनर्जी। 3 तरह का पिरामिड हो सकता है, बायोमास का हो सकता है, एनर्जी का हो सकता है, नंबर का हो सकता है। एंड द बेस ऑफ द ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर और द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, वाई द एपेक्स रिप्रेजेंट द टर्सरी और द टॉप लेवल। तो ध्यान रखना, पिरामिड का बेस नैरो हो, ब्रॉड हो, इट डजेंट मैटर, आप ध्यान रखोगे बेस जहाँ भी होगा, भले वो नैरो की तरफ उल्टा हो, आप पहले उसके बेस पर प्रोड्यूसर को लोगे। आप किसी भी इकोसिस्टम का आप पिरामिड बनाओगे, बायोमास का बनाओ, नंबर का, एनर्जी का, किसी का बनाओ, आप ध्यान रखना सबसे पहले फूड चेन बनाओ। फूड चेन बनाने के बाद आप उसके बेस पर नीचे जो है वो सबसे पहले आप प्रोड्यूसर लो, फिर उसके बाद T2 लो, फिर T3 लो, T4 लो। फिर आपको अगर पूछा जब इसमें किसका बायोमास जो है वो ज़्यादा होगा, या देख लेना बायोमास का पूछा तो जिधर ज़्यादा होगा उधर ब्रॉड लाइन कर देना और नैरो कर देना उधर जिधर कम होगा, ये बस करना होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ बना के भी दिखाए गए हैं, जैसे कि ये आपका ग्रासलैंड का है नंबर का, तो नंबर में भी ग्रास ज़्यादा होंगी और सीधी बात है ऊपर कम होंगे। तो इसमें से एक सवाल बन जाता है मेरे ख्याल से कि 6 मिलियन प्लांट जो हैं
वो आपके 3T4 को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक सवाल यहाँ से बन सकता है, कितने कितने को सपोर्ट करते हैं, ऐसा बना देंगे। फिर ये एक सवाल है, इसमें भी आप देख सकते हो बायोमास में भी, भाई बायोमास अगर टेरेस्ट्रियल में देख रहे हो, पिरामिड ऑफ बायोमास अगर ज़मीन पर देख रहे हो तो भाई यहाँ भी आपका बायोमास जो है ऊपर की तरफ को घटता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी आपका सीधा पिरामिड बनेगा। अगर आप यहाँ एक्वेटिक में आओगे तो देखो यार, एक्वेटिक में एल्गी वेल्गी फाइटोप्लैंक्टन है। पहले पहले आपने फूड चेन बना ली, उसके बाद आप देखो कि भाई एल्गी एल्गी होते हैं, तो एल्गी की तो बायोमास क्या ही होगी, कम होगी। उसके बाद आपके ऊपर वालों की ज़्यादा होगी, बड़ी मछली छोटी मछली उसके ऊपर जाओगे तो एक और बड़ा बायोमास हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो सीधी बात है, यहाँ पर आप देखोगे तो आपका पिरामिड जो है वो इन्वर्टेड पिरामिड होगा। बायोमास का एक्वेटिक में जाओगे तो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखोगे एनर्जी का पिरामिड, तो यार सीधी बात है, एनर्जी किसी भी इकोसिस्टम का पिरामिड हो भाई, एनर्जी का जाएगा तो सीधा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा सोचना भी नहीं होता। फिर आप यहाँ आओ तो यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि भाई एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर हैज़ टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट द ट्रॉपिक लेवल। नो जनरलाइजेशन वी मेक इट ट्रू इफ वी टेक ओनली फ्यू इंडिविजुअल एट एनी ट्रॉपिक लेवल इनटू अकाउंट एंड ऑल्सो ए गिवन ऑर्गेनिज्म मे ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। तो ये कह रहे भाई ट्रॉपिक लेवल पर एक ऑर्गेनिज्म जो है ऐसा फिक्स तो है नहीं भाई वो वहीं रहेगा, तो कहीं भी हो सकता है, इसमें तो कोई बात नहीं है। और तो इसलिए जो है वो फूड चेन का कॉन्सेप्ट है, फूड चेन के बेसिस पर ही ये पिरामिड बने हुए हैं, फूड वेब पर नहीं बने हुए। तो इसलिए ये एक ऐसी काल्पनिक चीज़ है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि आपको पता है भाई एक लेवल पर आप फूड चेन के हिसाब से बना रहे हो और उस ट्रॉपिक लेवल पर एक ही ऑर्गेनिज्म थोड़ा ही खा रहा है, पता नहीं कौन कौन खा रहे होते हैं, तो ये भी है। वन मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट ए फंक्शनल लेवल नॉट ए स्पीसीज एज सच। वहाँ पर एक स्पीसीज नहीं है, वो एक फंक्शनल लेवल है, वहाँ कितने भी कोई भी हो सकता है। तो ये कह रही है कि एक गिवन स्पीसीज एक से ज़्यादा जगह हो सकती है, ये भी हो सकता है। और यहाँ से फिर ये लाइन पेपर में सवाल बन के आती है, इसे ज़रूर याद कर लेना आप यहाँ से कि एक स्पैरो है भाई आपकी, वो अगर सीड खा रही है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर है, फ्रूट खा रही है, पी खा रही है तो प्राइमरी कंज्यूमर है, और सेकेंडरी कंज्यूमर तब होगी जब वो इंसेक्ट और वर्म खा रही होगी, है ना, ये ध्यान रखना। फिर यहाँ पे लिखा है कि भाई ज़्यादातर इकोसिस्टम में वही पहले वाला बता रहे, भी नंबर का एनर्जी का जो है वो सीधा ही होता है, नंबर वाला तो मोस्ट ऑफ द टाइम सीधा ही होता है। बायोमास का जो है वो आपका एक्वेटिक में उल्टा होता है, बस वही बात है। फिर यहाँ पर एक सवाल सा बना रखा है ऐसे ही, इसमें कह रखा कि भाई देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस जनरलाइजेशन इफ़ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन ए बिग ट्री दैट वर काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट। तो ये भाई कह रहे हैं भाई एक बिग ट्री है तो हम पहले कहेंगे प्रोड्यूसर बिग ट्री है, उसके बाद इंसेक्ट, तो इंसेक्ट ज़्यादा हो गए, बिग ट्री छोटा हो गया, तो ऐसा बन गया हमारा उल्टा। सीधी बात है भाई, नंबर इंसेक्ट के ज़्यादा है, ट्री का एक है, तो यहाँ ही आएगा ना एक, तो उल्टा बन गया। चलो कह रहे भी, कह रहे उसके ऊपर कह रहे एस्टिमेट लगाओ नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट। इंसेक्ट को खा रही हैं बहुत सारी, तो ठीक है। एंड ऑल्सो द लार्ज बर्ड ईटिंग द स्मॉलर। तो भाई इंसेक्ट के ऊपर बर्ड होंगी तो बर्ड की संख्या इंसेक्ट जितनी तो हो नहीं सकती, फिर इसके बाद कम हो जाएगा, इसके बाद उसके बाद लार्ज बर्ड है तो वो और कम हो जाएगा। तो फिर आपका जो पिरामिड बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, इसको आप कहते हो स्पिंडल शेप। तो ये इसका सवाल पूछ रखा है यहाँ पे कि भाई कैसा पिरामिड बनेगा, तो स्पिंडल शेप बनेगा। फिर लिखा है कि द पिरामिड ऑफ बायोमास इज जनरली इन्वर्टेड इन सी। तो एक्वेटिक में तो मैंने बता ही दिया, एक्वेटिक का जो है वो उल्टा ही बनेगा। एक ये लाइन है बस, ये सदा सदा सबको पता होती है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा होता है। तो इसमें आपको पता ही है कि हर एक बार जो दिखा रहा होता है एनर्जी लेवल दिखा रहा होता है कि उस लेवल पर कितनी एनर्जी होती है, ठीक है, पर यूनिट टाइम में, एनुअली पर यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी उस बार पर है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ आओ तो यहाँ पर ये लिमिटेशंस बताई हैं कि भाई आपका जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उसकी क्या लिमिटेशन होती है। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये जो है एक सिंपल फूड चेन को एज्यूम करके बनाया गया है, जो कि कभी ऐसा होता नहीं है। इसमें आपका फूड वेब होना चाहिए था, और मोर और सेप्रोफाइट्स, इसमें डिकम्पोजर का कोई जिक्र नहीं है, ये भी ध्यान रखना, जो कि वो बहुत अच्छा रोल निभाते होते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि भाई एक स्पीसीज एक से ज़्यादा जगह हो सकती है, तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं, जो कि आपकी सही भी बात है ना। तो ये इसमें भी इसमें से कुछ आ जाए तो आ जाए, वरना तो नहीं आएगा, ठीक है। फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो सक्सेशन भाई सबको पता है क्या होता है। एक बंजर ज़मीन पर कुछ बहुत सालों बाद वहाँ पर जो है फाइनल कम्युनिटी, आपकी कोई कम्युनिटी वहाँ पर बन जाए, एक बंजर ज़मीन पर बहुत दिनों बाद एक कम्युनिटी जो है वहाँ दिखाई देने लगे, तो वो आपका क्या है, सक्सेशन है। धीरे 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 जो है आपकी वहाँ पहले कुछ आएगा, फिर दूसरी स्पीसीज आएंगी, फिर उनमें कंपटीशन होगा, इंटरस्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंपटीशन, इस तरह की चीज़ें होंगी। उसके बाद फाइनल वहाँ क्लाइमैक्स कम्युनिटी देखने को मिलती होती है। तो दैट इज़ द सक्सेशन। वहाँ बहुत सारी बीच में स्टेजेज आती हैं, उन्हें आप सीरियल स्टेजेस कहते हैं, और ये पूरा जो क्रम होता है दैट इज़ कॉल्ड सीरे। तो इस पर यहाँ बात हो रही है, जैसे कुछ एक दो सवाल बन सकता है कहीं कहीं से, जैसे कि यहाँ लिखा है कि
ये कह रहे हैं कि भाई एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑल कम्युनिटी इज दैट देयर कंपोजिशन, सॉरी यहाँ से देखते हैं, यहाँ लिखा है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी एंड ऑल्सो देयर रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट एंड हाउ सच रिस्पॉन्स वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल रिस्पॉन्स. लेट अस एग्जामिन अनदर एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट ओवर टाइम. An important characteristic of all community is that their composition of structure and constantly change in response to changing environment. तो ये सबको पता ही है. This change is orderly and sequential, parallel with the change in the physical environment. लगातार बदलते हुए वातावरण के साथ साथ जो स्पीसीज हैं वो भी बदल रही हैं. And these change lead finally to a community that is in near equilibrium with the environment. तो ये स्टेटमेंट यहाँ से क्वेश्चन की फॉर्म में पेपर में आता है. लिखा रहता है कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है वो आपकी इक्विलिब्रियम के नियर होती है, मतलब नियर इक्विलिब्रियम होती है एनवायरमेंट के साथ. ये स्टेटमेंट आपको सही करना होता है. द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन. ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीसीज कॉलोनाइज द एरिया एंड देयर पॉपुलेशन बिकम मोर न्यूमरस. फिर कुछ स्पीसीज वहाँ से ख़त्म हो जाती हैं, जो वहाँ नहीं झेल पाती, जो कंपटीशन में नहीं बच पाती हैं, वो निकल लेती हैं. फिर लिखा है द एंटायर सीक्वेंस जो होता है पूरा कम्युनिटीज़ का, उसको आप सेरे कहते हो. जैसे कि पानी में होने वाला सक्सेशन हाइड्रोसीड, जीरोसीड, लिथोसीड, सामोसीड, इस तरह से टाइप्स ऑफ सक्सेशन है वो यहाँ नहीं दिया है, दो तो दिए भी हैं. फिर लिखा था इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी जो बीच बीच में आई थी वो सीरियल स्टेजेस होती हैं. इन द सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस देयर इज अ चेंज इन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इंक्रीज इन द टोटल बायोमास. द प्रेजेंट डे कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड हैव कम टू बिकम बिकॉज ऑफ द सक्सेशन एंड एज अकर्ड इन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर स्टार्टेड ऑन द अर्थ. पहले कभी शुरू हुआ होगा, अब जाकर के क्लाइमैक्स दिख रहा है. एक्चुअली सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल टू द प्रोसेस दैट टाइम. तो धीरे धीरे इवोल्यूशन होता रहा, नई स्पीसीज बनती रही, सक्सेशन भी वही था, मतलब एक जैसी सी बात है. तो ये दोनों बिलोंग करते हैं एक दूसरे को. फिर लिखा है सक्सेशन इज हैंस ए प्रोसेस दैट स्टार्ट इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयर कुड बी एरियाज वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एग्जिस्टेड से बेयर रॉक. जैसे बंजर ज़मीन पर कुछ नहीं होता, वहाँ शुरू हुआ होगा कुछ. और इन एरियाज दैट समहाउ लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्टेड देयर. तो दो बातें हैं, एक तो बंजर ज़मीन है तो वहाँ से प्राइमरी सक्सेशन शुरू होगा. एक ऐसा भी खेत था वो जल गया और जलने के बाद उसमें नया शुरू हो गया, तो वो आपका सेकेंडरी सक्सेशन होगा. दो बातें हैं ये ना. तो पहले वाला प्राइमरी, दूसरा वाला सेकेंडरी. फिर यहाँ से ये सवाल आता है कि प्राइमरी सक्सेशन के एग्जाम्पल बताओ, कहाँ से हो सकता है शुरू. तो न्यूली कोल्ड लावा, बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, ये आपके प्राइमरी सक्सेशन शुरू होता है यहाँ से. यहाँ पर आपका बहुत स्लो काम चलता है, मिलियन ऑफ ईयर लग जाएंगे, बहुत सारे ईयर लग जाएंगे मतलब फाइनल कम्युनिटी आने में. तो ये कह रहे भी सबसे पहली चीज़ तो वहाँ सोयल होनी चाहिए. तो पहले सोयल बनना ही मतलब एक बड़ी चीज़ है, सोयल बनेगी फिर कहीं कुछ होगा. डिपेंडिंग मोस्टली ऑन द क्लाइमेट इट टेक्स नेचुरल प्रोसेस सेवरल 100 to several thousand ईयर टू प्रोड्यूस द सोयल. तो केवल सोयल बनाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, मतलब कैसी बात है देखो. तो उसके बाद कहीं जा करके वहाँ लाइकेन आएंगे, जो भी आएंगे. फिर उसके बाद प्राइमरी कम्युनिटी मतलब पाइनियर्स आएंगे, धीरे धीरे दूसरे आएंगे, तो बहुत टाइम लगेगा. एक केस है दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन का, जहाँ पर आप देखोगे भाई कोई नेचुरल कैलामिटीज या नेचुरल जो है ऐसा अटैक हो गया हो, कुछ हो गया हो, तो वहाँ पर जो आपकी बायोटिक कम्युनिटी वो ख़त्म होगी सारी की सारी. ठीक है ना. जैसे कि खेत जला दिया हो या फिर काट दिया हो, जैसे कि मतलब कहीं बाढ़ आ गई हो, उसके बाद सूखा पड़ मतलब बाढ़ आ गई हो, उसके बाद वहाँ पर जो है किसी के सीड आ गए हो, तो सोयल तो ख़त्म नहीं हुई ना. वहाँ सोयल बनना बहुत जल्दी का प्रोसेस है, वहाँ फटाफट बन जाएगी, पहले ही थी वहाँ. तो ठीक है, सिंस सम सोयल और सेडिमेंट इज प्रेजेंट सक्सेशन इज फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन. तो बिल्कुल सही बात है, तो ये जल्दी हो जाएगा. फिर इस पैराग्राफ में कुछ नहीं है, इसको आप पढ़ लेना. यहाँ पे लिखा है कि भाई एट एनी टाइम, ये कह रहे भाई आप जंगल काट के किसी जंगल को काट दे रहे हो, तो सीधी बात है आपने जंगल काट के क्या कर दिया, उसको सीरियल स्टेज में पीछे भेज दिया. मतलब आपने क्या करा कि उसको सक्सेशन को पिछले स्टेज पे भेज दिया काट के ना. तो ये कह रहे भाई किसी भी टाइम पर आप जो है चाहे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन हो, उसको जो है नेचुरल तरीके से या ह्यूमन कुछ कर दें, तो उसकी वजह से वो पर्टिकुलर सीरियल स्टेज जो है वो पिछली स्टेज पर चली जाती है. तो ठीक है, कोई बात नहीं है. तो फिर सक्सेशन ऑफ प्लांट का बता रहे हैं, यहाँ से शुरू कर दें. तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि दो तरह का सक्सेशन है, हाइड्रार्क से और पानी वाला मतलब, और जीरार्क यानी जो टेरेस्ट्रियल है वो. तो ये कह रहे भी दोनों तरह का सक्सेशन कैसा भी हो, दोनों तरह के सक्सेशन में आप ध्यान रखोगे कि वो जो है चाहे पानी से शुरू हो चाहे जो है वो सूखे से शुरू हो, दोनों में ही आपका जो है फाइनली वो एक मीजिक कंडीशन तक पहुंचेगा. ज़्यादा गीला नहीं ना ज़्यादा सूखा, ऐसे में पहुंच जाता है. तो ध्यान रखना ये वाली बात. कोई कह रहे भाई हाइड्रार्क सक्सेशन जो है वो पानी वाली वेट एरिया में शुरू होता है, फाइनली मेजिक पर जाता है. ड्राई में जो शुरू होता है वो जीरार्क होता है, वो भी मेजिक पर जाता है. मेजिक कंडीशन क्या होती हैं, मेजिक कंडीशन ना तो ज़्यादा ड्राई होती ना ज़्यादा वेट होती. ये भी सवाल बन गया है ना.
यहाँ ध्यान रखना। फिर लिखा है कि भाई जो सबसे पहले आती है वहाँ वो पाइनियर स्पीसीज होती हैं, तो यहाँ से एग्जांपल याद करना है भी टेरेस्ट्रियल सक्सेशन हो रहा है एक रॉक पर, वहाँ पाइनियर स्पीसीज लाइकेन होती है। लाइकेन वहाँ कुछ एसिड बनाते हैं, उसे लाइकेनिक एसिड कहते हैं। फिर लाइकेनिक एसिड से डिजोल्व कर देगा, वेदरिंग होगी, सॉयल बननी शुरू होगी, फिर वहाँ ब्रायोफाइट आ जाएंगे, वो पानी को होल्ड कर लेंगे, पानी पकड़ लेने की कैपेसिटी होती है उनके अंदर, ठीक है, और सॉयल को भी इरोजन नहीं होने देते। समय समय के साथ साथ वहाँ ऐसा होगा कि बड़े प्लांट आएंगे, धीरे धीरे दूसरे प्लांट आएंगे, मतलब अल्टीमेटली फाइनली वहाँ क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाएगी, ठीक है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग इन द एनवायरनमेंट रिमेन अनचेंज, जब तक वातावरण नहीं बदलता, जब तक क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी नहीं बदलती। विद टाइम द जीरोफाइटिक हैबिटेट गेट कन्वर्टेड टू मीजोफाइटिक हो गया, भी वहाँ बड़े बड़े पेड़ हो गए, आम का पेड़, ये पेड़, वो पेड़, वो पेड़, मतलब ऐसे जिम्नोस्पर्म भी हो गए, एंजियोस्पर्म भी होंगे। इस तरह लिखा है पानी वाले में भी। पानी वाले में ऐसा होगा, पहले फाइटोप्लैंक्टन है, फिर रिप्लेस होंगे ये रूटेड सबमर्ज आएंगे, रूटेड फ्लोटिंग आएंगे, फिर उसके बाद फ्री फ्लोटिंग, देन रीड स्वैम्स, मार्श मिडोस और स्क्रब, एंड फाइनली द ट्रीज। उसके बाद आपके बाद में ट्री दिखेंगे। तो मतलब यहाँ पे एक पेचीदा सवाल बनता है भाई, इसको ना लाइन से याद करना होता है, किसके बाद कौन आएंगे, ये ध्यान से कर लेना याद, किसके बाद कौन आएगा ये रटना है, ठीक है। अगले पेज पर एक फोटो बनाया, वहाँ से भी याद कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, वहाँ से कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह लिखा है सेकेंडरी सेक्शन में भैया कोई स्पीसीज आएगी किसी एरिया में, वो वहाँ पर जो है देखेगी सोयल है नहीं है, वाटर है, इन्वायरमेंट सही है, तो वहाँ पर जो है सीड भी होंगे, कोई प्रोपेग्यूल्स होंगे, उनसे नए प्लांट उग जाएंगे, तो वहाँ जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ना कोई सवाल पूछा जाता। फिर यहाँ पर आपको ये फोटो मिलेगा, इसमें से मैंने बताया तुम्हें लाइन से याद करना है, ए बी सी डी, ए के बाद बी कौन है, सी कौन है, डी कौन है, ई कौन है, एफ कौन है, जी कौन है। यार ये याद होना चाहिए भाई, ये पेपर में आएगा, मैं इसको ज़्यादा नहीं, मतलब ध्यान रखना, मैं छोड़ना मत। इसके बाद ये ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ जी, इसको लाइन से याद कर लेना, ठीक है। फिर लास्ट में भी ये लिखा है कि भाई कैसा भी सक्सेशन हो, किसी भी तरह का हो, कहीं से भी शुरू आओ, तो फाइनली जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है वो मेजी खुद कंडीशन में होती है, जहाँ ज़्यादा जो पानी होता है, ना ज़्यादा वेट होता है, मतलब ना ज़्यादा वेट होता है, ना ज़्यादा सूखा होता है, बीच वाली कंडीशन होती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। तो भैया देखो यार, यहाँ मैंने कहा था आगे जाके स्टैंडिंग स्टेट आएगा, तो स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट में आप फर्क ना करना, मतलब कंफ्यूज ना हो जाना, दोनों में ही ध्यान रखना भी। ये वाली लाइन आप ध्यान रखोगे, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एक जगह पर एक गिवन टाइम में जितने प्रेजेंट होते हैं वो उसके स्टैंडिंग स्टेट होती है। इस तरह वहाँ बायोमास था, तो ये भी ध्यान रखना। ये कह रहे भी अलग अलग जगह पर अलग अलग वेरी करती है, ये कोई बात नहीं हुई। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में हम देखेंगे यहाँ पर दो तरह की साइकिलिंग बताएंगे, एक तो बताएंगे आपको गैसियस टाइप की और एक सेडिमेंट्री साइकिलिंग बताएंगे। गैसियस में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र होगा, सेडिमेंट्री में यहाँ फॉस्फोरस का जिक्र होगा। बाकी आप जो है वो नाइट्रोजन साइकिल वगैरह पढ़ रखी है अपने, 9th में थी ऑक्सीजन साइकिल, वो थे, तो वो सवाल यहाँ आते नहीं है। इसको एक बार ध्यान से देख लेना फोटोग्राफ को, इसमें क्या है तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, कैसे कार्बन जो है कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। फिर यहाँ लिखा है कि भाई आपका जो है यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि द रिजर्वोयर फॉर गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल इज द नियोटोन कार्बन साइकिल एग्जिस्ट इन एटमोसफेयर एंड फॉर द सेडिमेंट्री साइकिल इन द रिजर्वोयर लोकेटेड इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये लाइन आपको आ सकती है, यहाँ से सवाल बन जाएगा, पूछा जाएगा भी किसका रिजर्वोयर कहाँ पर है, ऐसा क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं मे बी। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है सोयल मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर एक्सेट्रा, जो है ये वर्ड रेगुलेट जहाँ भी दिखे किताब में, यहाँ से बनाते हैं सवाल, ध्यान रखना। रेगुलेट करते हैं रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द एटमॉस्फेयर को, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द रिजर्वोयर का फंक्शन ये है कि भाई कभी कमी लगे तो वहाँ से निकल करके आ जाए, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है जी कार्बन साइकिल। इस पैराग्राफ से आपको पूछा जाएगा कि व्हेन यू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन कॉन्स्टिट्यूट द 49% ऑफ द ड्राई वेट, ये वर्ड यहाँ से याद करना है। फिर आपको याद करना है कि भाई टोटल ग्लोबल कार्बन जो फिक्स है उसका 71% जो है वो ओशियन में होता है, ये यहाँ से करना है। दिस ओशियनिक रिजर्वोयर रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। फिर आपको ये क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा मिलेगा, भाई कह रहे आपको पता है क्या जो आपका ग्लोबल कार्बन है उसका जो है एटमॉस्फेयर में 1% है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें आंसर है, ठीक है ना, ये याद करना है। फिर यहाँ से याद करना है भी कार्बन साइकिल जो है वो आपके एटमॉस्फेयर के थ्रू होती है, ओशियन के थ्रू होती है, और लिविंग और डेड ऑर्गन के थ्रू होती है। यहाँ से लाइन आएगी ये वाली, 4 × 10⁻13 किलोग्राम ऑफ कार्बन इज फिक्स बाय एनुअली इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये डाटा है, इसको आपको लर्न करना है। फिर लिखा है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर एज CO2 थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के थ्रू आप CO2 छोड़ते होते हो, प्लांट भी छोड़ते होते हैं CO2 को, फिर CO2 जो है प्लांट लेते हैं, सॉरी हम छोड़ते हैं, फिर वो लेते हैं, फिर वो फूड बनाते हैं, फिर यही सब साइकिल चलती रहती है। फ्यूल जलता है, उसमें से CO2 निकलती है,
और फिर CO2 जो है वापस आती है, फिर प्लांट उसको लेते हैं, फिर फूड बनाते हैं, यही है। लिखा है डिकम्पोजर ऑल्सो कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू CO2 पूल बाय देयर प्रोसेसिंग टू वेस्ट मटेरियल एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर land on ocean. Some amount of the fixed carbon is lost to sediment and removed from the circulation. Burning of wood, forest fire and combustion of organic matter, fossil fuel, volcanic activity are additional source for the releasing CO2. तो ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, कुछ नहीं है ये सब। ह्यूमन एक्टिविटी में भैया देखो ऐसा है कि अगर आप जंगल काटोगे, आग लगाओगे, फ्यूज फॉसिल जलाओगे तो भैया ये तो आपका जो है CO2 को साइकिल को प्रभावित करेगा ही, सीधी बात है। नेक्स्ट है जी इकोसिस्टम में फॉस्फोरस साइकिल। तो ये कह रहे भी फॉस्फोरस साइकिल जो है ज़्यादातर फॉस्फोरस आपको पता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट होती है, सेल एनर्जी ATP वहाँ फॉस्फोरस होती है, तो यहाँ पाई जाती है फॉस्फोरस। मैनी एनिमल ऑल्सो नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ दिस एलिमेंट टू मेक द शेल, बोन, टीथ बनाने में ये काम आती है फॉस्फोरस। नेचुरल सोर्स जो है वो आपका रॉक है, वहाँ से वेदरिंग होती है फॉस्फेट की फॉर्म में, वहाँ से निकलती होती है, वेदरिंग होकर टूट के आती है और फिर ये मिलती है प्लांट वगैरह को। तो वैन रॉक्स आर वेदर्ड माइन्यूट अमाउंट ऑफ दीज फॉस्फेट डिजोल्व इन द सोयल सॉल्यूशन एंड आर एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट। आपको पता है ना फॉस्फोरस एब्जॉर्ब कराने में माइकोराइजा का रोल होता है। हर्बीवोर्स एंड अदर एनिमल ऑब्टेन दिस एलिमेंट फ्रॉम प्लांट। वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म और डिकम्पोज बाय फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया इस पर काम करते हैं। फिर लिखा है कार्बन की तरह जो है ये रेस्पिरेटरी रिलीज में बहुत ही कम है, ऐसा तो है नहीं, सांसों में छोड़ रहे होते हो फॉस्फोरस, ये तो होता नहीं है। अदर टू मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये हैं इनके अंदर कि भाई ये जो है एटमॉस्फेयर इनपुट जो है फॉस्फोरस का रेनफॉल के थ्रू बहुत कम है कार्बन इनपुट से, कार्बन इनपुट ज़्यादा है, तो ये भी यहाँ से मे भी क्वेश्चन बन सकता है। एंड द सेकेंडली गैसियस एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर नेग्लिजिबल। तो गैसियस एक्सचेंज तो फॉस्फोरस का है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज द इकोसिस्टम सर्विसेज। तो यहाँ से भैया एक क्वेश्चन जरूर बनता है लास्ट में से, बिल्कुल लास्ट, किसी भी चैप्टर का छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना दिमाग के अंदर। तो ये लिखा है भी इकोसिस्टम बहुत सारी सर्विस देता है, जैसे कि हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम एयर प्यूरिफाई करता है, वाटर मिटिगेट ड्रॉट्स, फूड देता है, फ्लड देता है, साइकिल न्यूट्रिएंट, जनरेट फर्टाइल सॉइल, प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मेंटेन करता है डाइवर्सिटी को, पोलिनेट करता है क्रॉप्स को, प्रोवाइड करता है स्टोरेज साइट ऑफ द कार्बन एंड ऑल्सो प्रोवाइड द एस्थेटिक कल्चरल स्पिरिचुअल वैल्यूज़। ये सारी जो है सर्विस हैं फ्री में मिल रही हैं, इनका कोई खर्चा नहीं हो रहा है, मजे आ रहे हैं तुम्हारे। फिर कहते हैं दो वैल्यू ऑफ द सच सर्विस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, इट सीम्स रीजनेबल टू थिंक अबाउट द बायोडाइवर्सिटी शुड कैरी ए हेल्दी प्राइस टैग। अगर इस पर कोई खर्चे का टैग लगाते बहुत महंगा सामान हो जाएगा। तो यहाँ पर भैया ये सवाल पेपर में आता है कि भाई रॉबर्ट कोस्टांजा ने किसका कितना खर्चा बताया था। तो रॉबर्ट कोस्टांजा जो थे एक आदमी थे, उनके साथी ने, और उन्होंने मिल करके जो है इस पर सब पे प्राइस टैग लगाया था। तो प्राइस टैग जो है US के $33 ट्रिलियन थे लगभग, तो कि जो इन पे टोटल खर्चा बताया था उन्होंने, विच आर लार्जली टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज दे आर फ्री। दिस इज नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो था GNP का जो है तो टोटल था उसका दुगना है, इतना खर्चा है आप जिसके फ्री में मजे ले रहे हो। फिर ये इस पैराग्राफ से नीट के पेपर में सवाल आएगा, ये ध्यान रखना। ये पूछा जाता है कि भाई आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज द सोयल फॉर्मेशन अकाउंट फॉर 50%। ये याद कर लेना, लिख लेना बराबर में यहाँ कि भाई सोयल फॉर्मेशन 50%, अदर सर्विस जैसे रिक्रिएशन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग अलग अलग 10%, लेस देन 10%, और जो आपका क्लाइमेट रेगुलेशन है वो, और आपका हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वो 6% ईच है, ठीक है ना। तो यहाँ से डाटा लर्न करना है, यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। समरी जरूर पढ़ लेना भाई, समरी कोई भी ना छोड़ना, ये जरूर ध्यान रखना। समरी मतलब इंपॉर्टेंट सी चीज़ होती है, समरी को आप छोड़ ना देना, ठीक है। तो आज इस चैप्टर को हम खत्म कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर आपको 12th क्लास का मिलेगा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसी के साथ साथ आपको जो है 11th क्लास की जो वीडियो मिलेगी उसमें आपको मिलेगा सेल एंड सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर है वो वाला। तो लगातार बने रहेगा चैनल के साथ में यार, बिल्कुल मैं पढ़ा दूंगा पूरा, मतलब आप ध्यान से देखोगे और जहां मार्क कर दूंगा वो पेपर में आएगा। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं और वीडियो बनाता रहूँगा लगातार, क्वेश्चन वाली वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। तो बने रहेगा मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।